हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया प्रैक्टिस सेट। ये हमारा हिंदी का 27वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी के 2 मैराथन आ चुके हैं, जीएस के भी 2 मैराथन आ चुके हैं और जल्द ही आप लोगों को अन्य मैराथन भी देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा बेहद करीब है। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? अभिवादन क्या होता है? अभिवादन होता है, जैसे इसमें से देखा जाए तो शुभाशीष। शुभाशीष अभिवादन के रूप में होता है। दूसरा प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन है जो अधिसूचना के संबंध में गलत है? तो अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, तो यही कथन जो है इसका गलत हो जाएगा। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि समय बेहद कम है, केवल हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। अगला प्रश्न है, अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। एक अच्छे जो पत्र होता है उसकी विशेषता क्या नहीं हो सकती है, आप लोग बताइएगा। तो इसमें से होगा भीतरी तथ्य की अपूर्णता। देखिए, पूर्णता हमेशा होनी चाहिए। कोई भी पत्र हो या फिर कोई कार्य हो, अगर उसके अंदर पूर्णता नहीं है तो वैलिड नहीं हो पाता है। उसके अंदर पूर्णता होना बहुत ही आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है वह क्या कहलाता है? देखिए, जब जीभ के आगे से अग्र भाग से होता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं, पश्च भाग से होता है तो पश्च स्वर, मध्य भाग से होता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। देखिए, बहुव्रीहि आप लोग अक्सर कई बार पढ़ते होंगे, बहुव्रीहि समास होता है। इसकी वर्तनी की बात की जाए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुव्रीहि होता है कि बहुव्रीहि होता है कि बहुव्रीहि होता है। तो हम आपको बता दें, ये होता है बहुव्रीहि। वह पे जो है बड़ी की मात्रा होगी, ह पे छोटी की मात्रा होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द युग्म है जो शुद्ध है। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं बारात और बारात को लेकर। देखिए, जो बारात शब्द होता है यह शुद्ध होता है, बारात नहीं शुद्ध होता है। तो बारात यहाँ पे 2 जगह है। अब बचा बसंत और वसंत, तो ये होता है वसंत। तो यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद के लिए आपको पता ही होगा कि जब भी संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें जो है 2 सार्थक शब्दों में किया जाता है। जैसे अत्याचार है तो इसका जो इसमें उपसर्ग लगा है ये होता है अति, और जो इसका मूल शब्द है ये है आचार। तो अति प्लस आचार से मिलकर बनता है अत्याचार। यहाँ पर संधि कौन सी है? तो ये यड़ संधि है। जब कभी भी आपको किसी शब्द के बीच में या फिर वह के साथ आधा जो है स्वर या फिर शब्द देखने को मिले, कोई भी वर्ण आधा देखने को मिले, तो वहाँ पर आप 100% मान के चलिए कि यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न है, तत्क्षरण का संधि विच्छेद है। तत्क्षरण, तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस क्षरण। देखिए, तत् में क्या होता है, जो हलंता होता है, इसके बाद जब भी छ या फिर ज वर्ण आते हैं तो यह हमेशा उसी के आधा च में बदल जाता है। तो तत्क्षरण से हो जाता है तत्क्षरण, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? जब कभी भी प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे दशानन हो गया, दशानन का अर्थ होता है रावण, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? या तो आँख मूंद कर बता सकते हैं कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में जो शब्द मिलकर बनते हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन उनके मिलने के बाद कोई तीसरा अर्थ बनकर बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए, मूल शब्द क्या होता है? ये होता है इंद्रिय। इंद्रिय, इसके आगे जो उपसर्ग लगा है ये है अति। तो अति प्लस इंद्रिय से मिलकर बन गया अतीन्द्रिय। तो यानी विकल्प इसका कौन सा सही होगा? तो ये होगा विकल्प ए। अगर पूछ ले कि संधि कौन सी है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो अ एक उपसर्ग होता है, यह सही है। चिर भी उपसर्ग होता है और प्रत भी उपसर्ग होता है।
लेकिन जो ई का शब्द है यह उपसर्ग न होकर प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो आपको पता होगा, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। जैसे कोई भी मूल वर्ण होता है, मूल शब्द होता है, उसके आगे जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और उसके पीछे जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो यह अंत में जुड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये है गोपाल। गोपाल शब्द तत्सम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको इसका उत्तर बताना है। आप लोग बताइएगा। देखिए, क्षीर, जिस शब्द के उच्चारण में आपको कठिनाई महसूस हो वहाँ पर मान के चलिए कि तत्सम शब्द होता है। तो क्षीर है तो ये तत्सम शब्द है। अगर बात करें मयूर की, यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो मोर होता है। शीर्ष की बात करें तो यह भी जो है तत्सम है। यहाँ पे जो सफ़ेद है यह एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन एक तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम की बात की जाए तो इसे कहते हैं जम्बू। जम्बू को ही जामुन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वे कहलाते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ होते हैं, एक यौगिक होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं जिन्हें मतलब सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पानी शब्द है, इसको आप अगर 2 खंडों में बांटेंगे तो पा और न अलग अलग हो जाएगा, नी, तो दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं हो पाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रूढ़ शब्द। अगर बात करें यौगिक शब्द की, तो जैसे हो गया हिमालय। हिमालय में हिम अलग कर लें और आलय अलग कर लें तो दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये यौगिक हो जाते हैं। योग रूढ़ की बात करें, जब 2 शब्द जुड़ते हैं तो उसका कोई तीसरा अर्थ निकल के बाहर आता है, तो अक्सर जहाँ बहुब्रीहि समास होता है वह योग रूढ़ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा भाववाचक शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में है। एक पूरा श्रृंखला है, आपको इसमें से चुनना है। देखिए, समूह कभी भी भाव नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बात की जाए पुस्तक और गंगा, यह भी कभी भाव नहीं होती। अगर देखा जाए इसमें से सूर्य भी भाव नहीं होता। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी जो हैं भाव हैं, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा वे होते हैं जो कोई पदार्थ होता है उसे द्रव कहा जाता है। तो इसमें देखें, सोना एक पदार्थ है तो यही द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वह मेधावी छात्र है, वाक्य में जो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है? देखिए, यह, वह, ये सभी जो शब्द होते हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें से जो विकल्प ए है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वाक्य में निपात पूछा है। तो आप बताइए कि निपात क्या होता है? तो निपात ऐसा शब्द होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो किसी वाक्य में शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है तो उस अर्थ शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें से पूछे कि कौन सा निपात है, तो यहाँ पर जो ही शब्द है यह निपात है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ही हो गया, इसके अलावा भी शब्द है, यह भी एक निपात की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। आपको यहाँ पर क्रिया के भेद वाला सही विकल्प चुनना है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। देखिए, जब कभी भी एक कार्य होकर कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होने जाता है या फिर एक कार्य कर कर कोई व्यक्ति दूसरा कार्य करने जाता है, वहाँ पर जो होती है, जो क्रिया होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं खाना खाकर सोने जाऊँगा, मैंने खाना खाया उसके बाद मैं सोने जाऊँगा, ये यहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। मैं पढ़कर जो है दौड़ने जाऊँगा, यहाँ पे भी पूर्वकालिक क्रिया। रोहन जो है चाय पीकर बैठ गया, यानी एक कार्य करके दूसरा कार्य जो है किया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो आप लोग इसके उत्तर बताइए एक बार कि अव्यय इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा वहाँ शब्द। वहाँ शब्द का अपना ऐसा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यह जो है इस वाक्य में प्रयोग किया गया है किसी एक चीज़ को निश्चित करने के लिए। तो यह एक अव्यय के रूप में मतलब कार्य कर रहा है, जो बता रहा है कि कोई कार्य कहाँ पे हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अव्यय शब्द है, इसमें भी आपको अव्यय बताना है कि कौन सा एक अव्यय है।
देखिए, इधर उधर, दाएं बाएं, निकट दूर, पास निकट, ये सभी जो शब्द होते हैं ये अव्यय होते हैं जो स्थान को बताते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो महाश्वेता, हंसवाहिनी, वीणापाणी, तो ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द जो सूर्य है इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो सूर्य के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी जो हैं, प्रभाकर, ये सब जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास का विलोम शब्द है, आपको इसमें बताना है कि व्यास का विलोम क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा समास। समास का उल्टा यानी विलोम होता है व्यास। संश्लेषण का होता है विश्लेषण, लघु का होता है दीर्घ, संक्षेप का होता है विक्षेप यानी जो विस्तार। अगला प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक शब्द है उसका विलोम है, दोनों साथ साथ हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही विलोम या फिर सही जोड़ा नहीं है। तो जैसे ही यौवन का बात करें तो यौवन का वार्धक्य यह इसका विलोम है। लोलुप होते हैं कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। एकांगी और सर्वांगीण दोनों भी एक दूसरे के विलोम हैं। विश्लेषण का संश्लेषण होता है न कि विवेचन, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस यहाँ पे रिक्त स्थान है इसको भरना है। परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, तो किस परिस्थिति में सहायता करना कठिन होता है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति यानी जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, ऐसी परिस्थिति में किसी की सहायता होनी चाहिए, सहायता मतलब लेनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे कहा गया कि परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, का बड़ा असर पड़ता है, तो किसका असर पड़ता है? तो ये होता है परिधान का। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष वैसा परिधान होता है। अगला प्रश्न है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है कि अनुश्रुति क्या होती है। देखिए, अनुश्रुति ऐसी चीज़ होती है जो हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात होती है और कई जनरेशन से आदिकाल से हमारे चली आ रही है और अभी तक हम उसको मान रहे हैं, अपने आगे की परंपरा यानी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो अनुश्रुति क्या होती है? जो परंपरा से सुना हुआ होता है, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो तो हम कहते हैं कि वह अपने ऋण से उऋण हो गया, यानी ऋण से मुक्त होना को कहते हैं उऋण होना, यानी विकल्प डी, यहाँ पे विकल्प बी जो है यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। देखिए, ईद का चांद हमेशा तो दिखाई नहीं देता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना, यह एक मुहावरा है, आपको इसका जो है अर्थ क्या होता है बताना है। तो घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना, जिसके घड़ों पे पानी पड़ गया, कहते हैं ना किसके घड़ों पर पानी पड़ गया यानी वह लज्जित हो गया। अगला प्रश्न है, सदा एक समान जो रहता है उसे क्या कहते हैं? यह एक लोकोक्ति है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि क्या होता है। तो सदा एक समान रहना यानी सावन हरे न भादों सूखे, यह इसका अर्थ होता है। सावन हरे न भादों सूखे यह एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है जो हमेशा एक समान रहता है, चाहे सावन हो चाहे भादव हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित वाक्य का यहाँ पे जो है साधारण वाक्य में आपको बदलना है। वाक्य है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो आपको बताना है कि यह जो है इसका सरल वाक्य जो साधारण वाक्य होता है वो कैसे बनेगा, यानी कौन सा जो उत्तर है इसका सही होगा। तो ये होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। देखिए, वाक्य परिवर्तन किया जाता है लेकिन ध्यान में रखना होता है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न आने पाए, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साधारण वाक्य से यहाँ पे संयुक्त वाक्य बनाना है। तो वाक्य है, कुमुद आकर चली गई,
यह एक साधारण वाक्य है। आपको इसका संयुक्त वाक्य क्या होता है बताना है। देखिए, संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसके जो कंजक्शन होते हैं, योजक होते हैं, होता है और होता है, अथवा होता है, या होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं संयुक्त वाक्य के योजक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे और शब्द विकल्प बी में है और विकल्प सी में है। तो कुमुद आई यानी यही विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जैसे आइए देखते हैं, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, ये एकदम शुद्ध है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, यह भी शुद्ध है, कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। गोलियों की बौछार हो रही है, या फिर कह सकते हैं गोलियों की बौछार हो रही है, यानी विकल्प सी भी सही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। देखिए, व्यवस्था और प्रबंध दोनों समानार्थी हैं। यहाँ पर केवल व्यवस्था या फिर प्रबंध दोनों में से एक ही होना चाहिए। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही वाक्य जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाच्य वो होते हैं जिसमें भाव की प्रधानता होती है। देखिए, रवि आम चूसता है, यहाँ पे रवि है, यह कर्तवाच्य हो गया। शीला है, यह कर्तवाच्य हो गई। मोहिनी पत्र लिखती है, यह भी कर्तवाच्य हो गई। बात करें अब चला जाए, यह भाववाच्य है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप बैठते हैं, कुछ समय रुकते हैं, फिर आप कहते हैं अब चला जाए, यानी वह आपके अंदर की भाव होती है, वो भावना होती है जो निकल कर बाहर आती है। अगला प्रश्न है, का, की, के, नानी, ने, ये जो आदि उपसर्ग हैं ये किस कारक के हैं। आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये हो जाता है संबंध कारक। जैसे होता है कि यह राम का मोबाइल है, राम की मोबाइल है, मतलब ऐसे होता है ना, ये संबंध को बताता है। अधिकरण होता है में, पे और पर। संप्रदान होता है संप्रदान के लिए। बात करें कर्ता, कर्ता के साथ ने विभक्ति या फिर ने प्रसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो आपको यहाँ पे कारक बताना है। देखिए, जब कभी भी कहीं भी किसी कार्य का होना पाया जाता है, अगर उसके बाद से प्रसर्ग लगा है तो 100% उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी करण कारक। करण कारक यह बताता है कि किसी चीज़ का या फिर कोई कार्य का होना यहाँ पर पाया जा रहा है और उसका कारण भी बताता है। जैसे सेवा सत्कार से, यानी यह एक उपकरण है या फिर एक हथियार है जिसके तहत कोई कार्य किया जा रहा है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलगाव की अगर बात की जाती तो वहाँ पर अपादान कारक होता, क्योंकि अपादान का भी प्रसर्ग जो है यह से होता है। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो बड़ी आसानी से आप लोग इसमें से छांट सकते हो। जो विकल्प है आपका बी, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का आपको यहाँ पे सामान्य बहुवचन बताना है। देखिए, जो पानी शब्द होता है ये हमेशा बहुवचन में होता है, इसका एक वचन नहीं होता है, यानी विकल्प सी ही इसका सही उत्तर होगा। पानी का पानी ही रह जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसा काल जो डेली होता है, निश्चित होता है और वर्तमान में भी है, तो यह कौन सा काल हो जाता है। ये हो जाता है सामान्य वर्तमान काल, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है, आपको यहाँ पे बताना है। तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं केवल वाक्य में जो होता है किसी भी शब्द पर जोर देने के लिए या फिर महत्व देने के लिए। तो यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, जी नहीं, यह एक निपात का रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो आप लोग देखिए विकल्प डी, यानी भारत में अनेक जात के लोग रहते हैं, यह वाक्य एकदम शुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से है। देखिए, अपभ्रंश पैशाची बोली यहाँ पे पूछा है, तो किसका संबंध इससे है। आप लोग देखेंगे जो पंजाबी भाषा होती है इसका संबंध होता है अपभ्रंश की पैशाची बोली से। तो बोलियों से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे टॉपिक भी हैं, फिलहाल आप लोग इसका उत्तर जान लीजिए। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली को कहते हैं कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद बताना होगा। तो वाक्य है, शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका उचित हिंदी अनुवाद करना है, यानी यह वाक्य है अंग्रेजी में जिसका आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना होगा। वाक्य है, इट इज़ द फेथ नॉट साइंस। यह बिलीफ है, यानी यह आस्था है, यह यानी विज्ञान नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा, यह विज्ञान न होकर आस्था है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का हमारा 50 प्रश्नों का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने बहुत ही जल्दी यानी कम समय में इसको कवर करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं केवल प्रश्नोत्तर आपको प्रैक्टिस के माध्यम से जल्दी जल्दी आपको मिले। लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।